हेलो दोस्तों, आज हमारा ये डीपीएसपी से रिलेटेड और फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, ठीक है ना। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, इसके एमसीक्यू से रिलेटेड ये लेक्चर है। इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 250 क्वेश्चन हमने किए थे कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें उससे कम क्वेश्चन है डीपीएसपी और एफडी। ये आपके झारखंड एपीओ के एग्जाम में, उसके बाद में जो बिहार एपीओ आने वाला है, ठीक है, और यूपी एपीओ के एग्जाम में, तीनों में कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा। तो तीनों के लिए आपको ये लाभ देगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो डीपीएसपी है ये 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक है और इसका पार्ट ये है 4, ठीक है ना। 22 भाग में से चौथा वाला जो पार्ट है वो है डीपीएसपी। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। इसको नीति निर्देशक तत्व, इस पूरी लाइन को यहाँ पर डीपीएसपी बोला जाएगा। तो डीपीएसपी संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट दिया था ऑस्टिन ने। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर, संविधान में डीपीएसपी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? तो वो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल यहां पर कौन सा है? तो डीपीएसपी के पीछे जो बाध्यकारी बल है यहां पर वो लोकमत है ना, यानी जो पब्लिक ओपिनियन। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 में पदावली है न्याय, उसको व्यक्त करने के लिए क्या प्रयुक्त किया गया है यहाँ पर? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, तीनों का प्रयोग इसमें किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी क्या है? तो वो न्यायोचित, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? न्यायोचित है, लेकिन मतलब इनको कह सकते हैं वाद योग्य नहीं है, ठीक है। वाद योग्य नहीं है। यहां न्यायोचित का मतलब वो नहीं है, वाद योग्य। वाद योग्य होना, एक्शनेबल होना, यानी यहां पर न्यायालय में आप इसके विरुद्ध वाद नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना, स्टेट के अगेंस्ट में इनको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसलिए कहा जाएगा कि ये न्यायालय के द्वारा वाद योग्य नहीं है, ठीक है। और ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा भी कहा है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड कहने का अर्थ इससे नहीं है, ये रिलेटेड, ये अलग है, वाद योग्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीएसपी किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। देखो यहाँ पे रहा है ना, प्रवर्तनीय नहीं है, वो न्यायोचित है लेकिन प्रवर्तनीय नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है। और डीपीएसपी देश के शासन में मूलभूत है, ये भी सही है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो ये क्या है यहाँ पर? ये है ऐसे सिद्धांत जिनके द्वारा राज्य को अच्छा शासन चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट है, किस संशोधन के द्वारा डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई थी? तो वो था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इससे जो 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आर्टिकल 31C यहां पर जोड़ा गया था 25वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वहां पर डीपीएसपी को मतलब फंडामेंटल राइट पर प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है ना। और इसी को फिर बाद में
जो मिनर्वा मिल्स केस है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का जो केस है, इस केस में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर जो 31C में अमेंडमेंट किया गया था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है ना। तो वहां पर संविधान के मतलब सारे के सारे जो आर्टिकल थे उन सभी को फंडामेंटल राइट पर वरीयता यहां पर दी गई थी। ठीक है। तो इसी को हटाया, फिर यहां पर जो 31C था, फिर वहां पर 31C में सिर्फ जो रखे गए यहां पर वो रखे गए थे आर्टिकल 39 के खंड बी, ठीक है ना, या सी, इनको ही रखा गया था। ठीक है। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, डीपीएसपी में से कौन सा संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अंतःस्थापित किया गया है? तो यहां पर कौन सा किया गया है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का उसमें भाग लेना, यानी आर्टिकल 43A। 43A जो है वो यहां पर उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है। वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहां पर जोड़ा गया था। ठीक है। और जो 43 यहां पर बी था वो आपका जोड़ा गया था 97th अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है ना, जो कि 2011 में हुआ था, और 97 के द्वारा ही यहां पर भाग बी यहां पर जोड़े गए थे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है संविधान में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित आर्टिकल यहां पर कौन सा है? तो वो है आर्टिकल 38। ठीक है। 38 जो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने के संबंध में है, यानी जो सोशल वेलफेयर मतलब है यानी लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, यानी प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसके लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रबंध करता है आर्टिकल 38। ठीक। अब इसमें जो आर्टिकल 36 है, 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है। और वही डेफिनेशन है जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 में दी गई है। उसके बाद 37 जो है यहाँ पे वो बात करता है कि न्यायालय में डीपीएसपी के को प्रवर्तनीय यानी एनफोर्सेबल ना होना। ठीक है ना। डीपीएसपी क्या होंगे? प्रवर्तनीय नहीं होंगे कोर्ट में। तो ये 37 बात करता है। तो 36, 37, 38। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है निःशुल्क विधिक सहायता की संकल्पना भारत के संविधान के किस आर्टिकल से आई है? तो वह है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A के अंतर्गत में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है। और जो आर्टिकल 39A है वो यहां पर ये 42 जो अमेंडमेंट है इसके द्वारा यहां पर जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। और जो 39 है, 39 जो आर्टिकल है यहां पर वो कुछ राज्य के द्वारा मतलब कुछ अनुसरण करने जाने वाले मतलब है जो फॉलो किए जाएंगे स्टेट के द्वारा कुछ डीपीएसपी, उनके संबंध में बात की गई है। ठीक है ना। कुछ पॉलिसी के संबंध में बात की गई है, और उसमें आपको यहां पर 6 आपको यहां पर ए से लेकर के ए बी सी डी ई और एफ, इस तरह से ये 6 पॉइंट हैं 39 में जो आपको यहां पर याद रखने हैं। ठीक है। और यहां जो 6th है, 6th वाला यहां पर वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहां पर 6th वाला डीपीएसपी 39 में क्लॉज ये जोड़ा गया था। ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ए वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा।
यानी जो सिटीजन है, मैन हो या वुमेन हो, उन्हें इक्वलिटी होगी और वे हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड। ठीक है। और उसके बाद में 39 यानी 39 का जो क्लॉज बी है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण वो इस प्रकार बटा होना चाहिए जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। यानी ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मेटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी तक संसाधनों की पहुंच होनी चाहिए, चाहे वो मतलब कहते ना रूट लेवल तक, तो सभी तक संसाधनों की पहुंच होनी चाहिए। तो उसकी बात करता है। सी वाला जो पॉइंट है यहाँ पर वो आर्थिक व्यवस्था की बात करता है कि आर्थिक व्यवस्था इस तरीके से चलनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि किसी बस अमीर के हाथ में ही वो चली जाए, संसाधन ज्यादा से ज्यादा इस तरह से हो। तो आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन का और उत्पादन साधनों का, है ना, वो सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, यानी एक जगह पर ही वो इस तरह से इकोनॉमिक व्यवस्था एक जगह पर ना रुके। ठीक है ना। यानी जो ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम है वो इस तरह से डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। ठीक है। और डी वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है डी वाला पॉइंट। ठीक है। और जो ई वाला पॉइंट है, ई में है पुरुष और स्त्री जो कर्मचारी हैं उनके हेल्थ के बारे में, उनकी क्षमता, उनकी शक्ति और बालकों की जो आयु है उनको ध्यान में रखते हुए कि उनका दुरुपयोग ना हो। ठीक है। और जो महिला है, पुरुष है, बालक है, इनकी आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रबंध करने हैं कि ये किसी ऐसे रोजगार में ना चले जाएं जिससे इनकी आयु और शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़े। ठीक है ना। और जो लास्ट है इसमें 6th वाला वो है कि बालकों को स्वतंत्र तरीके से और एक गर्ममय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं उनको दी जाएं। ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद में यहां पर जो 39 है उससे रिलेटेड केस है एमसी मेहता वर्सेस तमिलनाडु राज्य। ठीक है ना, 1996 सुप्रीम कोर्ट। इसी में बोला था इस केस में कि 14 साल से जो कम आयु के बालक हैं उनको किसी भी परिसंकट में उद्योग में, है ना, किसी भी परिसंकट में उद्योग बोलते हैं जो हैजार्डस इंडस्ट्री होती हैं उसमें, खान में मतलब माइंस में या अन्य कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता, मतलब एम्प्लॉयड नहीं किया जा सकता। और दूसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, 1982 सुप्रीम कोर्ट। ये समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित केस है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर क्वेश्चन, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निशुल्क विधिक सहायता के अधिकार के क्षेत्र को काफी विस्तृत किया है। राज्यों को यह निर्देश करते हुए देश में प्रशिक्षित वकीलों को तैयार करें और यह केवल तभी संभव है जबकि देश में आवश्यक अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे शिक्षक और कर्मचारी युक्त विधि विद्यालयों की पर्याप्त संख्या हो। तो ऐसा किस जजमेंट में यहाँ पर कहा गया? तो ये है महाराष्ट्र राज्य वर्सेस मनुभाई प्रागजी वाशी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत में एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यहां पर समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता है आपका 21A, यानी यहां पर जो शिक्षा से संबंधित है उससे रिलेटेड है। 21 मतलब 21 में 21A नहीं,
21 में यहाँ पर आपको समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रोविजन मिलेगा। तो इसलिए कौन सा मौलिक अधिकार यहाँ पर संवैधानिक उल्टा कह रहे हैं, डीपीएसपी को कह रहे हैं समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आपका है डीपीएसपी, उल्टा बोल दिया। ये है आपका डीपीएसपी, ठीक है। 39A ये समानता का अधिकार 14 से 18 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका, ठीक है, 25 से 28 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। इस तरीके से तीनों है, लेकिन कौन सा नहीं है फंडामेंटल राइट? डीपीएसपी वाला, ये समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। उसके बाद में नेक्स्ट है विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। तो विधिक सहायता जो प्राप्त करने का अधिकार है वो किसको है यहाँ पर? चाहे वो स्त्री या बच्चे हैं, अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, एससी के या एसटी के बच्चे हैं, तो सभी को यहाँ पर अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित यहाँ पर जो केस है वो कौन सा है? तो वो है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है किस केस में ये कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत दैनिक वेतन के आधार पर नियोजित जो आकस्मिक कर्मचारी हैं उनको भी लागू होता है। तो ये धीरेन्द्र चमोली वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का केस, ठीक है। इसमें से जो चरणलाल साहू का जो केस है ये भोपाल गैस कांड से संबंधित है, ठीक है ना, भोपाल गैस कांड से संबंधित है। और दीपक सिब्बल वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी का जो केस है वो सायकालीन जो कक्षाएं हैं, शाम में इवनिंग में जो क्लासेस चलती है उनमें प्रवेश से संबंधित ये दीपक सिब्बल का केस है, ठीक है। और KR लक्ष्मण वर्सेस तमिलनाडु राज्य का जो केस है वो घुड़दौड़ के खेल से संबंधित है कि वो जो खेल है वो एक कौशल का खेल है, जुआ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है मैचिंग बताना है कि 39A यहां पर जो मैचिंग करता है वो है आपका 39A निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित। 43 है आपका कर्मचारियों के लिए जो निर्वाह मजदूरी है उसके संबंध में। 44 आपका है समान सिविल सहायता से संबंधित, समान नागरिक संहिता। और 50 से कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। तो ये हो गया आपका आंसर, हो जाएगा इसमें 4 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में 39A के बाद में नेक्स्ट आर्टिकल आएगा 40, यानी ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में किया गया है? तो 40 में किया गया है, ठीक है। 41 जो आपका आर्टिकल है, तो 41 जो आर्टिकल है वो बात करता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, ठीक है ना, इन तीन को आपको याद रखना है 41 के साथ में, काम, शिक्षा और लोक सहायता, ठीक है। इसमें वर्ड तो ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको याद भी रखने हैं, वहां पर आ जाता है। देखो काम हो गया, शिक्षा हो गई, लोक सहायता पाना, ठीक है ना, बेकारी, बुढ़ापा, गरीबी, मतलब इन सबको, बीमारी, है ना, बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा, डिसेबिलिटी यानी निशक्तता, ठीक है ना, इनमें इन कंडीशंस में आपको लोक सहायता पाने का अधिकार आपको प्रबंध कराएगा स्टेट, ठीक है, 41 के अधीन। उसके बाद में जो 42 है आपका वो है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता, यानी जो मैटरनिटी रिलीफ है, ठीक है ना, और जो ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क है, ठीक, उसके लिए। और 43 है आपका जो लिविंग वेज के बारे में बात करता है वर्कर्स के लिए, यानी कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी संबंधी प्रोविजन वो 43 करता है। तो इस तरह से 40, 41, 42, 43 ये चारों हो गए आपके। निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो कौन है यहाँ पर? ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी 40 से संबंधित। नेक्स्ट है मैचिंग से रिलेटेड है विधायी शक्ति का जो विभाजन है वो है आपका
यहाँ जो 245 से 255 के बीच में। ग्राम पंचायत का गठन यहाँ पर 40 में, ठीक है। और संसदीय संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वो 73 यानी दूसरा, और संसदीय विशेषाधिकार आपके 105 में है। तो 3, 1, 2, 4, ठीक है। तो पहला वाला आंसर इसका सही हो गया। कौन एक डीपीएसपी नहीं है, ये पूछ रहा है यहां पर। तो नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, तो उसमें गैर नागरिक नहीं है, तो इसलिए डीपीएसपी ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहां पाया जा सकता है, तो ये अभी बताया था डीपीएसपी में है, ठीक है ना, जो हमने आर्टिकल 41 अभी पढ़ा है। उसके बाद में नेक्स्ट है भाग 4 पार्ट 4 के तहत में स्टेट के डीपीएसपी में कौन नहीं है, यहां पर ये बताना है। तो ये है आपका जो 14 साल की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, ठीक है, वो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी है और फंडामेंटल राइट के अंतर्गत में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, किसके अंतर्गत में प्रसूति सहायता या प्रसूति राहत यानी मैटरनिटी रिलीफ की जो प्रोविजन है, तो वो अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। जो 42 आर्टिकल है उसमें मैटरनिटी रिलीफ के संबंध में बात की गई है। नेक्स्ट है उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना, ये है आपका 43A। कर्मचारियों के लिए जो निर्वाह मजदूरी है, जो लिविंग वेज है, वो बात करता है 43, ठीक है। 43 आपका बात करता है लिविंग वेज के बारे में, यानी निर्वाह मजदूरी के बारे में। अब 43A जो बात करता है आपका, वो पार्टिसिपेशन की बात करता है कर्मचारियों के, ठीक है ना। उसके बाद में ये 43A अभी आपको बताया ही था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका 27, कौन सा सहकारी समितियों की प्रोन्नति से संबंधित है, तो सहकारी समितियों की प्रोन्नति से संबंधित इसमें जो आर्टिकल है वो है 43B, ठीक है। अभी बताया था 43 जो बी है वो 97th अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, कौन सा आर्टिकल है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो यहाँ पर आर्टिकल 44, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो केस है वो कौन सा है, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए थे कि वह सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाए, ठीक है ना, क्योंकि इससे पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करना और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की अभिवृद्धि, उसके लिए ये आवश्यक होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है 29, रोमन कैथोलिक पादरी केस जॉन वलमत्तम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये किससे संबंधित है, तो ये एक समान सिविल संहिता कानून से संबंधित है, ठीक है। एक सरला मुदगल वाला केस हो गया इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट है आर्टिकल 43 जो अभी बताया था आपको कि श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी की जो बात करता है वो 43 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 42 है आपका मैटरनिटी रिलीफ से आपको इसको याद रखना है 42 को। 44 आपका समान सिविल संहिता से हो गया। 50 आपका कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण हो गया, ठीक है। 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट है आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो इसमें से गलत है, तो यहां पर आप देखेंगे जो इसका बी ऑप्शन है कि आर्टिकल 47
आर्टिकल 47 यहाँ पर दे रखा है कि SC और ST और अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान से संबंधित है, तो ये है आर्टिकल 46। ठीक है ना, 46 इससे संबंधित है। 47 जो संबंधित है आपका वो है जो पोषाहार स्तर, पोषाहार स्तर, ठीक है, और जीवन स्तर, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर, इनको ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, इनको ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। ठीक है, इसके संबंध में बात करता है, यानी ऊंचा करना का मतलब है रेज करना, उठाना ऊपर की ओर, यानी किस चीज को, पोषाहार स्तर, पोषाहार स्तर बोलते हैं लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, और जीवन स्तर यानी जो जीवन के लिए बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इनको ऊंचा करना। लोक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ को क्या करना, इंप्रूव करना। ठीक है ना, ये स्टेट का ड्यूटी है। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए निम्नलिखित उपबंधों का सही कालानुक्रम यानी सीक्वेंस उनका क्या है यहां पर। तो ये आप देखेंगे, जो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में आया था वो 2002 में आया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जो सर्टिफिकेट से संबंधित प्रोविजन 1978 44वें संविधान संशोधन से, नगर पालिका अधिनियम 1916 में। ठीक है, और निशुल्क विधिक सहायता आपका 1987 में। तो इस तरीके से ये हुआ है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आएगा तीसरा, ठीक है ना, 3, 2, फिर 4, फिर 1। तीन, 2, 4, 1, नहीं ये गलत हो गया। शिक्षा का अधिकार 2002 हो गया, निशुल्क विधिक सहायता 1978, ये उल्टा है 1987, ये 1978 ऐसे करके है। ठीक है, तो ये आएगा आपका इसमें 4, 2, 3, 1। इसका पूछ रहा है उपबंधों का संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए निम्नलिखित उपबंधों का सही कालक्रम क्या है, 1916। तो पहले तो ये आएगा ना 1916, गलत है ये, 1916 ये आएगा 3। ठीक है, सर्टिफिकेट आएगा 1978 और 1987, तो 3, 2, 1, फिर अरे यार बार बार गलत हो रहा है। निशुल्क विधिक सहायता आपका हो गया 1987, ये नहीं है। शिक्षा का अधिकार आपका 2002, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, तो ये ऑप्शन ही इसमें नहीं है, गलत बनाए गए हैं। 3, 2, 4, 1 ये ऑप्शन इस तरह से रहेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, यहां पर भारत के संविधान के अंतर्गत में निम्न में से कौन डीपीएसपी में वर्णित नहीं है, ये पूछ रहा है यहां पर। तो कौन सा नहीं है, जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, किस आर्टिकल में देश के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का और वन और अन्य जीवों की रक्षा के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है। तो ये आपका आर्टिकल 48A है। 47 तक हमने अभी पढ़े हैं, और 48 जो आर्टिकल है यहाँ पर वो बात करता है कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है ना, इसके संबंध में 48 आर्टिकल बात करता है। और 48A ये जो आर्टिकल है ये आपका 42 अमेंडमेंट के द्वारा यहां पर जोड़ा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है, मैचिंग से रिलेटेड है,
पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन। तो ये अभी बताया कि 48 जो आर्टिकल है आपका 48A मतलब उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ए वाला पॉइंट हो जाएगा चौथा, इससे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद में भारत की प्रभुता की रक्षा करना। ठीक, ये हो जाएगा आपका 51A(C), इससे रिलेटेड। फिर सी है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना। ये हो जाएगा सी वाला आपका इससे 2 से। ठीक, और संसद सदस्य की दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता यानी डिस्क्वालिफिकेशन, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो 4 3 2 1 इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सा आर्टिकल है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ये पूछा है, तो कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो 51A(I), ये आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। ये किससे है, जो सार्वजनिक संपत्ति है उनको सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखने से संबंधित। नेक्स्ट है डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है जो कृषि और पशुपालन की बात करता है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में बात करता है, तो अभी पढ़े थे। ठीक है, 48 आर्टिकल। उसके बाद में नेक्स्ट है किस आर्टिकल में है कि स्टेट देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो किस आर्टिकल में है, यहाँ पर 48A में। नेक्स्ट है आर्टिकल 50 के अंतर्गत में लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए कौन कदम उठाएगा, यहाँ पर तो स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 50 में दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी सिद्धांत हैं, उसके संबंध में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए स्टेट कदम उठाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के संबंध में बात करता है, तो 50। ठीक है, नेक्स्ट है कौन है जो डीपीएसपी का भाग नहीं है यहाँ पर, तो कौन है ऐसा, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो 73 आर्टिकल में था। उसके बाद में नेक्स्ट है मैचिंग से रिलेटेड 39A क्या बात करता है, निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में। उसके बाद में समान नागरिक संहिता आपका आर्टिकल 44 है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना, तो ये बात करता है आपका 50। और ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता 39A हो गया। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये हो गया 213। तो ये हो गया 4 1 2 3 4 1 2 3। नेक्स्ट है आपका फिर मैचिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये है आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अभी पढ़े थे 39A से रिलेटेड है। उसके बाद में संसद का जो गठन है वो आपका है 79 में। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये आपका 50 में है यानी यहाँ पे, और मूल कर्तव्य आपका 51A में है। ठीक है, तो 3 4 1 2 3 4 1 2। तो इस तरीके से आपने देखा। अब इसमें यहाँ पर जो एक आर्टिकल लगेगा 49 बात करता है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक बोलते हैं जो मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, संस्मारकों, स्थान मतलब प्लेसेस, और वस्तुओं मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, यानी प्रोटेक्शन, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 49। उसके बाद में नेक्स्ट है
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस आर्टिकल के अंतर्गत में आता है? तो वो है आर्टिकल 51। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता से संबंधित इसमें केस कौन सा है? तो वो है आपका सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो डीपीएसपी है वो आर्टिकल 19 के क्रॉस 2 में जो वर्णित निबंधन है, रेस्ट्रिक्शन है, उनकी युक्ति युक्तता तय करने में सहायक होते हैं। तो ये बात सही है। डीपीएसपी मूल अधिकारियों से वरिष्ठ घोषित किए गए हैं, ये गलत है। ठीक है ना। अब चूंकि मिनर्वा मिल्स का जब से केस आया है, ठीक है, तब से वो संतुलन की बात करता है, ना कि सुपीरियरिटी की। उसके बाद में तो यहां पर ए सही है लेकिन आर गलत है। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत का संविधान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मान्यता देता है, तो किस आर्टिकल के तहत में देता है? 51 और 253। ठीक है। 253 जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो होते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट जो होते हैं, उनको प्रभावी करने के लिए संसद भारत क्षेत्र के लिए पूरे के लिए कोई भी कानून बना सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट है चंपाकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या साबित किया था, क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ है। सबसे पहले ये केस में इसमें बोला गया था रिवर्स में। ठीक है ना, उल्टा, यानी मौलिक अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ बताया था। फिर किस केस में कहा गया है कि संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है? तो ये गोलकनाथ के केस में बोला गया था। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फिर आया केशवानंद भारती का केस 1973 में, जिसमें बोला गया डीपीएसपी सिद्धांतों के बारे में कौन सा सिद्धांत इसमें प्रमुख था? तो वो आपका कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी का सामंजस्यपूर्ण अर्थ, ठीक है ना, वो लगाया जाना चाहिए, हार्मोनियस। उसके बाद में नेक्स्ट है किस केस में कहा गया कि मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के मध्य संतुलन बनाना संविधान की मूल संरचना का भाग है? तो यही बात यहाँ पर मिनर्वा मिल्स वाले केस में कही गई थी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है किन संशोधन के उन प्रावधानों को मिनर्वा मिल्स बाद में असंवैधानिक कहा गया जिनमें डीपीएसपी को अत्यधिक प्रधानता दी गई थी? तो ये था आपका 42वें संविधान संशोधन के। ठीक है, जो 31C से रिलेटेड है। फिर इससे रिलेटेड लेटेस्ट केस है प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 2024 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किस नीति निर्देशक सिद्धांत को आधुनिक उसकी व्याख्या दी है, आधुनिक व्याख्या की है उसकी? तो वो है 39B की सामुदायिक संसाधनों का समान उपयोग से संबंधित। उसके बाद में नेक्स्ट है कि इस केस में प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन का जो केस है उसमें कहा गया है कि सभी निजी संपत्तियां सामुदायिक संसाधन नहीं मानी जा सकती हैं, यानी ऑल कम्युनल रिसोर्सेज वो नहीं माने जा सकते, कम्युनिटी रिसोर्सेज। कौन से? जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं। तो ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आपका निजी संपत्ति और नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो डीपीएसपी उसके बीच बैलेंस के संबंध में। उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट है वो है फंडामेंटल ड्यूटी के संबंध में। ठीक है। मूल कर्तव्यों से संबंधित भाग 4A वो संविधान में जोड़ा गया। तो ये कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ठीक है। जो 51A हो गया आर्टिकल भाग 4A में, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। उसके बाद में नेक्स्ट है मूल कर्तव्य जो स्टार्टिंग में थे वे कितने थे? 10 थे, प्लस बाद में एक बढ़ा तो कितने हो गए? 11। और ये 11वां कब बढ़ा? 86th अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे।
तो भाग 4A जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन से संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा ड्यूटी है जो मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो ये है पंथ निरपेक्षता बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना। उसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ पर इनका क्रम चेंज हो गया है, ठीक है। तो एक क्रम देख लेना, 1 नंबर के बाद में यहाँ पर ये 2 नंबर है, ठीक है। फिर 2 के बाद में यहाँ पर ये 3 नंबर है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की जो संकल्पना है वो कहां से ली गई है, तो वो ली गई है रूस से, ठीक है ना, सोवियत संघ रूस जो है यूएसएसआर से। उसके बाद में नेक्स्ट है, आर्टिकल 51A के अंतर्गत में उल्लिखित फंडामेंटल ड्यूटी में क्या शामिल यहाँ पर नहीं है, इसके बारे में बात करता है। 51A की बात कर रहा है, तो ए जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, मॉन्यूमेंट्स, प्लेस और ऑब्जेक्ट, जो आपका 49 आर्टिकल है जो डीपीएसपी से रिलेटेड है, उसके बारे में बात करता है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये बात कर रहा है यहाँ पर। तो कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, जो आर्टिकल 51 में दे रखा था। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, तो प्रेजेंट में पूछ रहा है, तो प्रेजेंट में कितनी है, 11 है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का क्या है, मूल कर्तव्य है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान अनेक जाति, धर्म, समुदाय और भौगोलिक विविधताओं के संगम एक देश के रूप में भारत का यथार्थ प्रतिबिंब है। यह अनेकता में एकता का संदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट से लिया है, तो यह है आपका संजीव भटनागर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, सही उत्तर बताना है, संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य हैं। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना सही है। निजी संपत्ति की सुरक्षा करना गलत है, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत में वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करना, उनका संवर्धन करना, प्रमोट करना, तो 1 और 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर केवल सम्मान में उसके खड़े रहना ये आवश्यक है, ठीक है ना। ये आपका बिजोर इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 सुप्रीम कोर्ट, इससे संबंधित ये वाद है, ठीक है ना। राष्ट्रगान के प्रति आदर प्रकट करने के लिए आदर पूर्वक खड़े रहना पर्याप्त है। नेक्स्ट है, भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित अधिकार को मान्य मतलब घोषित किया था। तो नवीन जिंदल का जो वाद है वो भी राष्ट्रीय झंडे को फहराने के अधिकार से संबंधित केस है, यानी इसमें यही बोला था कि राष्ट्रीय झंडे को फहराने का जो अधिकार है वो प्रत्येक नागरिक का फंडामेंटल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 51A क्लॉज के जो नागरिकों के लिए 11वां कर्तव्य प्रावधानित करता है, वो कब जोड़ा गया था 11वां कर्तव्य, तो वह जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट के द्वारा, जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को मूल अधिकार इसमें बना दिया गया था 21वें में, ठीक है। और यहाँ पे माता पिता का या गार्जियन का ड्यूटी दी गई थी कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा के लिए व्यवस्था करें, ठीक है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है कि जब राज्य संवैधानिक मूल्यों को छोड़ करके भटकने लगे तो मूल कर्तव्यों को उपकरण बनाकर उस पर कंट्रोल करना चाहिए। तो ये जो बात थी वो कही गई थी एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स, ठीक है, 2001 का ये केस है।
उसमें ये बात कही गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें यहाँ पर 19, भारतीय संविधान के अंतर्गत में हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये क्या है? ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, जो 51A(F) में दी हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ये क्या है? तो ये डीपीएसपी भी है और फंडामेंटल ड्यूटी, यानी दोनों ही हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत के प्रत्येक नागरिक का एक फंडामेंटल ड्यूटी है, क्या है? कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। नेक्स्ट है भारत के प्रत्येक नागरिक के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा का त्याग करने संबंधी मूल कर्तव्य को किस आर्टिकल के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है? तो ये किया गया 51A के आई वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड ये आपके कंप्लीट हो गए। इसमें आपको एमसी मेहता वाला केस भी याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटी से, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यही बोला था कि नागरिक और राज्य दोनों का ही अब ये कर्तव्य है, सिटीजन्स का और स्टेट का, दोनों का ही एक कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये कंप्लीट होते हैं डीपीएसपी और एफडी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर जो 51A फंडामेंटल ड्यूटी हैं उनको आपको याद रखना है। इसमें ए है तो ए से आदर की बात की गई है। आदर्श मतलब किसका आदर्श? राष्ट्रगान का, संविधान का पालन करना। ठीक है ना। बी में क्या है आपका? बी में आपको याद रखना है राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन किससे रिलेटेड होता है? राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता से यानी आजादी से रिलेटेड होता है। तो आजादी के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है उनको हृदय में सजोए रखना और उनका पालन करना। सी आपका आ जाएगा यहां पर भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इनकी रक्षा करना। ठीक है ना। उसके बाद में फिर डी आता है। डी से देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा के लिए वहां पर सेवा करना। ठीक है। फिर आता है आपका ई है आपका भाईचारा। ठीक है ना। ई में क्या याद रखना है आपको? भाईचारा, यानी सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। उसके बाद में एफ है आपका संस्कृति। एफ से आपको याद रखना है संस्कृति, यानी कौन सी संस्कृति? सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना। एफ के बाद में जी आपका आता है पर्यावरण। ऐसे एक एक वर्ड से आपको इसको याद रखना है, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत में कौन कौन सी चीजें आती हैं? वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी रक्षा करना। फिर जी के बाद में एच से विज्ञान याद रखना है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना, मानववाद और ज्ञानार्जन करना, सुधार की भावना। एच के बाद में आई आता है आपका पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। आई के बाद में जे आता है आपका सामूहिक गतिविधि, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में मतलब भाग लेना
ठीक है ना, और निरंतर आगे बढ़ते रहना। उसके बाद में जे के बाद में के आपको पता ही है कि माता पिता या संरक्षक, जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे के हैं उनके लिए शिक्षा प्रदान करने के अवसर प्रदान करना। तो इस तरीके से 11 आपके कंप्लीट होते हैं। तो ए हो गया आपके आदर, आदर करना। बी आपका राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। सी आपका इंटीग्रिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को याद रखना है। डी आपका देश की रक्षा करना। ई में भाईचारा निभाना। एफ में संस्कृति को देखना, ठीक है ना। जी में एनवायरमेंट को देखना। एच में विज्ञान को देखना। आई में पब्लिक प्रॉपर्टी को देखना और जे में सामूहिक गतिविधि को देखना। के में शिक्षा बालकों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।